नमस्कार, महाकाल टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रंजना और चलिए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। रामचरितमानस पर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से अयोध्या लेकर जाया जाएगा। वहीं साथ में चित्रकूट और रामेश्वरम भी ले जाया जाएगा। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय ने अपने छात्र छात्राओं के लिए एक प्रोत्साहन करने वाली पहल करने जा रहा है। विश्वविद्यालय के द्वारा रामचरितमानस पर पीएचडी करने वाले छात्र छात्राओं को राम जन्मभूमि अयोध्या के साथ साथ चित्रकूट और रामेश्वरम लेकर जाने का मन बनाया है। कुलपति अखिलेश पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय में छात्र रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें एजुकेशन टूर के रूप में अयोध्या लेकर जाएगा ताकि वहां चल रहे कामों के दौरान लग रहे पत्थरों पर भी स्टूडेंट रिसर्च कर सकेंगे। अयोध्या ही नहीं, छात्रों को चित्रकूट और राम सेतु भी लेकर जाया जाएगा ताकि वहां के पत्थरों के बारे में भी छात्र जानकारी जुटा सकें। इसी के साथ कुलपति ने बताया कि ये व्यवस्था शासन के स्तर पर की जाएगी और ऐसे छात्रों को भी दर्शन के लिए भेजा जाएगा जो रामचरितमानस पर टॉप करेगा। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लिए विश्वविद्यालय मन बना रहे हैं। दरअसल रामचरितमानस पर पढ़ाई कर रहे छात्र भगवान राम के जीवन पर रिसर्च करते हैं। ऐसे में छात्रों को विक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों को उन स्थानों पर लेकर जाना चाहिए जहां भगवान राम का सीधा नाता रहा है। अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्म स्थली रही है। वह सालों साल विवाद के बाद अब भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और अयोध्या जाने के लिए देश भर में राम भक्त लालायित हैं। इसके सतंग चित्रकूट वह जगह है जहां भगवान राम ने वनवास के दौरान आराम किया था, या कहें कि चित्रकूट में ही वनवास के दौरान भगवान राम ठहरे थे। चित्रकूट एक पवित्र स्थल में शामिल है। 5 गांवों का संगम यहां हुआ है। इस स्थान पर कारवी, सीतापुर, कामता, कोहनी और नया गांव का संगम है। यही कारण है कि भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में चित्रकूट को भी प्रमुख माना जाता है। इसी तरह राम सेतु भी छात्रों को लेकर जाया जाएगा और इस स्थान का भी भगवान राम से जुड़ाव रहा है। श्रीलंका जाने के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने वानर सेना संग लंका पहुंचने के लिए मार्ग बनाया था। यह मार्ग भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। समुद्र पर बने राम सेतु को दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। देखिए, रामचरितमानस में विज्ञान की जो शुरुआत की गई है, वास्तव में उसके लिए जो हमारे युवा हैं, खासतौर से इंजीनियर हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, फिजिस्ट हैं, जो लोग उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, वैज्ञानिक जो चीज़ों के बारे में वो समझते हैं, उनके लिए हम लोग एक इंसेटिव शुरू कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से जैसे अयोध्या भेजा जाए। ख़ासतौर से जैसे मंदिर निर्माण चल रहा है, वहाँ पे तरह तरह के पत्थरों का उपयोग हो रहा है और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यदि उनको वहाँ पे ले जाएंगे, एक तरीके से टूर, एजुकेशनल टूर के तौर पे उनको ले जाएंगे, अयोध्या ले जाएंगे, और अयोध्या ही नहीं बल्कि चित्रकूट भी ले जाएंगे, और चित्रकूट के अलावा राम सेतु जहाँ बना है उसके पत्थरों का ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी उनको ले जाएंगे, जिससे कि उनमें मतलब एक तरीके से प्रकृति वहाँ जा कर के देखें और उनमें थोड़ा सा उसके अध्ययन के बारे में थोड़ा उनकी इच्छा, उनका इंटरेस्ट उसमें बढ़े। देवास रोड पर नागजरी क्षेत्र में सड़क पर घायल शख्स को उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने काफिले को रुकवाकर घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। उज्जैन के देवास रोड स्थित नागजरी क्षेत्र शुक्रवार रात्रि को एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक शख्स घायल हो गया जो कि सड़क पर पड़ा हुआ था। इसी दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री एवं उज्जैन दक्षिण के भाजपा विधायक डॉक्टर मोहन यादव का काफिला निकला तो उन्होंने घायल शख्स को देखकर तत्काल गाड़ी रुकवाई और एम्बुलेंस को सूचना करवाकर घायल को उपचार के लिए भिजवाया। यहां मंत्री यादव का काफिला करीब 20 मिनट से अधिक समय तक रुका रहा। खुद मंत्री ने घायल शख्स को उठाने में मदद की। घायल का इलाज जारी है, जिसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।
महाकालेश्वर मंदिर परिसर में चल रहे 750 करोड़ रुपए के कार्य धरातल पर नजर आने लगे हैं। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के मृदा फेज 1 में करोड़ों के काम प्रस्तावित हैं। इन्हीं कामों को उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने पत्रकारों को दिखाया है। इस दौरान पत्रकारों से कई सुझाव भी उन्होंने मांगे हैं, जिन पर आगे कार्य किया जाएगा। मंदिर विस्तारीकरण में पार्किंग, मनोरंजन, उज्जैन के इतिहास, श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर उनके खान पान की अनेक योजनाएं कार्य योजना में शामिल की गई हैं। जो श्रद्धालु ज़्यादा पैदल नहीं चलना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग द्वार और इस द्वार से ई टिकट लेकर ई रिक्शा में मंदिर के समय तक जाने की व्यवस्था रहेगी। प्राचीन समय में महाकाल मंदिर क्षेत्र को महाकाल वन क्षेत्र कहा जाता था। योजना में प्राचीन स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विस्तारीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर सप्तऋषि के साथ साथ भगवान शिव के कई रूपों का दर्शन श्रद्धालुओं को होंगे। इसके अलावा 9 ग्रह भी विराजमान रहेंगे। महाकाल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए फैसिलिटी सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें प्रतीक्षा हॉल की क्षमता सतह तल पर 2000 तथा प्रथम तल पर 2000 श्रद्धालु रुक सकेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जो प्रोजेक्ट लेकर आए पूरे देश दुनिया में एक तरफ से अनूठा है। पूर्व में पत्रकार वार्ता करके पत्रकारों से सुझाव मांगे थे। प्रोजेक्ट उस समय प्रारंभिक अवस्था में था, अब काफ़ी चीज़ें धरातल पर आ चुकी हैं। इसीलिए पत्रकार बंधुओं को पूरे एरिया का भ्रमण करवाया गया और हमारा 602 करोड़ का लगा यह प्रोजेक्ट है, जिसमें अधिकांश राशि जो है राज्य शासन के द्वारा प्रदान की जा रही है। स्मार्ट सिटी के केंद्र का आशीष में शामिल है। इसमें भूमि अधिग्रहण के 150 करोड़ रुपए शामिल हैं। लगभग 750 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो रहा है। पत्रकारों के कई सुझाव भी इसमें आए हैं, जिनको ध्यान में रखकर आगे और कार्य किए जाएंगे। हमारा शुरू से ही ये उद्देश्य रहा है कि जो जितने भी पत्रकार बंधु होते हैं उनके पास में जो फीडबैक रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारा महाकाल मंदिर का प्रोजेक्ट है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिसकी कल्पना की गई, वो लगातार उनके द्वारा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट जो है लेके आएँ जो पूरे देश दुनिया में जो है एक तरीके से अनूठा हो। तो उसमें एक हम लोगों ने पहले ही पत्रकार वार्ता करी थी, अंजुश्री में जो हुई थी, उसमें कुछ सुझाव लिए गए थे, लेकिन उस समय प्रोजेक्ट हमारा प्रारंभिक अवस्था में था। आज काफ़ी चीज़ें जो हैं वो धरातल पर आ चुकी हैं, इसलिए आज पूरे एरिया का भ्रमण सभी पत्रकार बंधुओं को कराया गया है। और हमारा 602 करोड़ का लगभग ये प्रोजेक्ट है, जिसमें अधिकांश राशि जो है राज्य शासन के द्वारा प्रदान करी जा रही है। स्मार्ट सिटी का केंद्र का अंश भी इसमें शामिल है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण के लिए भी लगभग 150 करोड़ रुपए, तो लगभग 750 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो रहा है। इसकी सभी के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया है। कुछ बहुत अच्छे सुझाव भी हमको दिए गए हैं और उन सुझावों पे अमल करते हुए, और ख़ास तौर पर एक जो मीडिया सेंटर का सुझाव था उस पर अमल करते हुए हम लोग जो सुझाव हम लोगों ने नोट किए उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे अगले 1.5-2 महीने बाद एक बार हम लोग फिर से बैठें। तब तक प्रोजेक्ट लगभग पूरा भी हो चुका होगा और आप लोगों के जो सुझाव हैं उन पर अमल भी हो चुका होगा। 20 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश करने से व्यवसाय, व्यापार, खेती, भारतीय कला और आधुनिक संस्कृति को लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति के 20 नवंबर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु बृहस्पति के कुंभ राशि में आगमन से भारतीय कलाकृति और आधुनिक संस्कृति को लाभ मिलेगा। वहीं देव उठनी प्रबोधनी एकादशी से मंगल कार्यों का श्रीगणेश हो गया है। इससे बाजार में रौनक लौट आई है। प्रसिद्ध ज्योतिर्विद पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में प्रवेश करने से विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि गुरु के राशि परिवर्तन करने से व्यापार, व्यवसाय, खेती, किसानों को लाभ मिलेगा। भारतीय कलाकृति एवं संस्कृति में अमूलचूल परिवर्तन भी होंगे और इस क्षेत्र के लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। ग्रह के अनुसार ही विद्यमान है। बृहस्पति पूर्व से उदित होकर पश्चिम में चलते हैं और बृहस्पति जो सौर मंडल में सभी ग्रहों में, ब्रह्मांड में अपने गुरुत्वाकर्षण से सबको अपने अंतर्गत में बनाए रखते हैं, चाल के अंतर्गत में। उसी अनुसार पृथ्वी पर भी बृहस्पति के अनुसार ज्ञान और बुद्धि के रूप में देखा जाता है, जो पृथ्वीवासियों के लिए जीवन यापन करने के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। बृहस्पति अंगिरा ऋषि के पुत्र है और अंगिरा ऋषि ब्रह्मा के वंशज के रूप में देखे जाते हैं। बृहस्पति 20 नवंबर को कुंभ राशि में आने के साथ ही राशि अनुसार भी विशेष रूप से
प्रभावशील माने जाएंगे और देश प्राकृतिक रूप से भी हम जो अभी वर्तमान में देख रहे थे पिछले 6 महीनों से मकर राशि में होने से चांडाल योग बन रहा था, जिसके कारण रोग पीड़ा जैसी समस्याएं चलती हुई आई थी। अब यह रोग पीड़ाएं कम होगी और व्यापार व्यवसाय के लिए विशेष रूप से लाभकारक माने जाएंगे। शनि के राशि में बृहस्पति का होना पहाड़ी क्षेत्रों, प्राकृतिक पर्यावरण और किसानों के लिए लाभकारी इस वर्ष में देखा जाएगा, जो समस्त भारतवर्षियों के लिए श्रेष्ठ जाने जाएंगे। गुरु बृहस्पति राशि अनुसार 12 राशियों में पड़ने वाले प्रभाव में मेष राशि के लिए लाभ स्थान 11वें स्थान में आने से भाग्य उन्नति और शासकीय राजनीतिक कार्यों में लाभ होगा। वृषभ राशि जातकों के लिए 10वें बृहस्पति के होना राज्य सुख समृद्धि के रूप में, व्यापार व्यवसाय के रूप में लाभकारी माने जाएंगे। बाबा महाकाल की तड़के होने वाली भस्मा आरती में भस्मा आरती के दौरान हरिओम जल चढ़ाया गया और बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसे देखकर दर्शनार्थी भाव विभोर हो उठे। ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दरबार में तड़के होने वाली भस्म आरती में बाबा को जल अर्पण करने के बाद भस्म आरती की जाती है। राजाधिराज बाबा महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। भस्मीभूत बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से दर्शनार्थी मंदिर पहुंचते हैं और अपने आप को भस्म आरती देखकर धन्य महसूस करते हैं। पंडित घनश्याम शर्मा के द्वारा सुबह होने वाली भस्म आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उपस्थित होती है, जिसे देखकर वह भाव विभोर हो जाते हैं। कार्तिक माह की पूर्णिमा पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा के किनारों पर लोगों का तांता लगा रहा। सभी ने सपरिवार पहुंचकर नदी के घाटों पर दीपदान किया। पवित्र माह कार्तिक माह की पूर्णिमा पर स्नान का बड़ा महत्व है। कार्तिक माह में पूरे महीने महिलाएं एवं कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान कर संध्या के समय सौभाग्य की कामना करती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक की पूर्णिमा पर मां शिप्रा में स्नान के बाद दीपदान किया जाता है। वैकुंठ निवासी पितरों का मार्ग प्रकाशित करने के लिए पवित्र नदियों एवं तीर्थों में दीपदान किया जाता है और मनोवांछित कामनाएं की जाती हैं। यहाँ कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए पूरे कार्तिक माह व्रत रखकर और स्नान करती हैं। दीपों से दमकती मां शिप्रा आकाश गंगा जैसी दिखाई दी। शिप्रा के तटों पर विभिन्न संस्था द्वारा अलग अलग स्थानों पर दीप प्रज्वलित किए गए। श्रद्धालु शिप्रा किनारे पहुंचकर और दीपक लगाकर साथ ही दीपदान कर देव दीपावली के रूप में इस दिन को मनाते हैं। इसी प्रकार से ये जो कार्तिक का पावन महीना है, प्रतिदिन यहाँ की महिलाएं, आसपास की महिलाएं कार्तिक स्नान करती है एवं पूर्ण आज का जो महत्व है वो आज कार्तिक की पूर्णिमा, ये आज का शुभ दिवस, यहाँ पर सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में सभी महिलाएं माँ भगवती शिप्रा के चरणों में आकर के स्नान करती हैं, दान करती हैं एवं संध्या में पुनः पधार करके यहाँ पर दीप दान करती हैं एवं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मन इच्छित कामना माँ भगवती सबकी पूरी करती है। ऐसा ये महत्व समस्त स्कंद पुराण में आपको मिलेगा। इसी प्रकार से बड़ा ही दुर्लभ पूरे भारतवर्ष में अनेक तीर्थों में आज का दिन का बड़ा महत्व रहता है। सभी नदियों पे, सभी तीर्थों में दीपदान का बड़ा महत्व बताया गया है। आपका ओंकार क्रिया साधना समिति द्वारा पिछले 20 वर्षों से महाकाल के आंगन में 10,000 दीपक लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्तिक माह की पूर्णिमा यानी देव दीपावली के दिन विभिन्न स्थानों एवं पवित्र नदियों एवं तीर्थों पर दीप प्रज्वलित करने एवं दीपदान का महत्व होता है। इसी कड़ी में पिछले 20 वर्षों से अपने लक्ष्य को निर्धारित कर ओंकार क्रिया साधना समिति विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में 10,000 दीपक प्रज्वलित करती है। संस्था सदस्यों द्वारा महाकाल मंदिर परिसर के कोने कोने में दीपक लगाकर बाबा महाकाल के आंगन को प्रकाशमान किया जाता है। इसके पीछे उनकी बाबा महाकाल में अटूट आस्था है और देव दीपावली के इस पर्व पर महाकाल मंदिर में दीपक लगाकर बाबा महाकाल से मंगल कामना की जाती है। संस्था के प्रमुख सदस्य अनिल जोशी के मुताबिक ओंकार क्रिया साधना समिति पिछले 20 वर्षों से अनवरत देव दीपावली के दिन मंदिर परिसर में दीपक प्रज्वलित कर अपनी आस्था को प्रकट करती है और भगवान से सर्व मंगल कामना की प्रार्थना की जाती है।
कई सालों से लगा रहे हैं और यहाँ पर देव दिवाली मनाने के लिए हम लोग आते हैं और दीपक जला के हम देव दिवाली मनाते हैं यहाँ पर। कितने हजार दीपक लगाते हैं? करीब 25 से 30 हज़ार दीपक लग जाते हैं हमारे। देव दिवाली मानी जाती है और देव दिवाली का अर्थ यही होता है कि अपन भगवान के मंदिरों में रहकर आराधना करें और दीपों से आराधना करें, ना नदी तालाब अपने गंदे नहीं हो और उसके अंदर कोई प्रदूषण नहीं फैले। इसके कारण अपन मंदिरों के अंदर दीप प्रज्वलित करते हैं और देव दिवाली बनाते हैं। गुजरात के हिम्मतनगर से महाकाल दर्शन करने आई एक महिला के गले से चेन चोरी हो गई। महिला सुबह पूरे परिवार के साथ दर्शन कर रही थी, तब उसको वारदात का पता चला। गुजरात के हिम्मतनगर से महाकाल दर्शन करने राकेश मिस्त्री और उनकी पत्नी हेमाबेन तथा परिवार के अन्य सदस्य गुजरात से पहुंचे थे। सुबह करीब 11:30 बजे मंदिर में दर्शन कर रहे थे। उसी दौरान हेमाबेन के गले से अज्ञात महिला ने सोने की चेन चोरी कर ली। पूरी घटना का एक सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें पीली साड़ी में महिला घूंघट लेकर घूंघट की आड़ में चेन को काट कर ले जाती है। पूरी घटना महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर की बताई जा रही है। महिला को कुछ देर बाद चेन चोरी होने की जानकारी लगी। इस पर उसने पति के साथ महाकाल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। महिला और उसका पति महाकाल थाने पहुंचे, लेकिन यहां पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर केवल आवेदन लेकर रवाना कर दिया। 6 घंटे बाद महाकाल पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ केस दर्ज किया। उज्जैन एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्व में इस तरह की घटना गढ़कालिका मंदिर में हुई थी। एक गिरोह के रूप में चेन चोरी करने वाली महिलाएं वारदात को अंजाम दे रही हैं। जल्द ही फुटेज के आधार से आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा। थाना महाकाल के अंतर्गत एक श्रद्धालु जो दर्शन के लिए लाइन में लगे थे, उनकी एक चेन चोरी हुई है और इस मामले में थाना महाकाल के द्वारा एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ में जांच में जो फुटेज मिले हैं उसमें जिस महिला जो श्रद्धालु की चेन चोरी गई है या जो काटी गई है, वो बेसिकली उसी के पीछे वो है और उसने दांत से बड़ी सफाई से उस चेन को काटा है अपने जो मुंह के दांत से। और इस मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। साथ में इसमें जो फुटेज मिले हैं, कुछ और वीडियोज़ मिले हैं, उनके आधार पर इस महिला और जो काटने वाली महिला, कटिंग करने वाली महिला और उसके साथ में जो लोग हैं, उनके पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और प्रथम दृष्टया ये जो महिला वही है जिसने पूर्व में एक जगह और इसी प्रकार से घटना की थी। कई बार इस प्रकार के जो लोग हैं वो ग्रुप में इस प्रकार के जो धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास और लाइन में लगे रहते हैं। महिला रहती हैं तो उनको इन जनरली कोई उसको अलग कर, मतलब एक सामान्य आदमी के लिए संदिग्ध टाइप में नहीं लगती है, इसलिए भीड़ का फ़ायदा उठाकर कई बार उसमें और इस प्रकार की वारदात करती हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो भी और आसपास के फुटेज हैं उनको भी इकट्ठा किया है और इसकी तलाश की जा रही है। गुरु नानक जयंती पर पूरे शहर में धार्मिक आयोजन किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि बिल वापस लेने से सिख समुदाय में उत्साह रहा और पूरे प्रकाश पर्व को धूमधाम के साथ मनाया। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के पूरे शहर में अच्छी खासी धूम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने से सिख समुदाय में नवीन ऊर्जा का संचार हुआ, जिसके कारण गुरु नानक जयंती को दोगुने उत्साह के साथ मनाया गया। गुरु नानक घाट स्थित गुरुद्वारे पर 553वां प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरु नानक देव जी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे गुरु नानक घाट पर सिख समुदाय के लोगों का तांता लगा रहा। यहाँ पिछले 3 दिनों से गुरुवाणी का पाठ किया जा रहा है और पिछले 3 दिनों से लंगर भी चलाया जा रहा है। गुरु नानक घाट से निकाले जा रहे नगर कीर्तन में शरीक होने के लिए अमृतसर से श्री शिरोमणि गुरुद्वारा एवं प्रबंधक कमेटी एवं कार सेवा संत भूरीवाले कश्मीर सिंह जी भी पधारे। गुरु नानक घाट से शुरू हुआ नगर कीर्तन पूरे शहर में होता हुआ दूध तलाई स्थित गुरुद्वारे पर पहुंचा, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।
नानक जयंती पर्व कल बड़े धूमधाम से गुरु नानक घाट पे सभी संगत के साथ मनाया गया, जिसमें सर्वधर्म के व्यक्ति, लेडीज़, बच्चे शामिल हुए। उस उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन बहुत समय बाद निकाला जा रहा है लॉकडाउन के कारण, और बड़े ही शांतिप्रिय ढंग से, बड़े ही आदर्श से भजन कीर्तन करते हुए महिला, बच्चे, पुरुष, नौजवान भाई अपने गुरु का सत्संग करते हुए निकले जा रहे हैं। 553वां प्रकाश उत्सव है जो बड़ी धूमधाम से यहाँ जो गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है गुरु नानक घाट, वहाँ पे मनाया जा रहा है। गुरु नानक घाट की व्यवस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, कार सेवा संत भूरी वाले कश्मीर सिंह जी जो अभी हमारे साथ उपस्थित भी हैं नगर कीर्तन में, उनके द्वारा चल रही है। और पिछले 3 दिन से लगातार गुरबाणी का पाठ और गुरु का लंगर चल रहा है। और आज नगर कीर्तन जो पूरे शहर से होता हुआ गुरुद्वारा दूध तलाई जाएगा। आज के अंक में यहीं तक, अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।